इकलौती वॉर जो इंडिया आज तक हारा है, 1962 इंडिया चाइना वॉर। और इसका कारण जान के आपके होश उड़ जाएंगे। इंडियन आर्मी के जवानों के पास जूते नहीं थे, पीटी शूज पहन के हिमालय की पहाड़ियों में बर्फीली ठंड में जंग लड़ रहे थे फौजी। आधे फौजियों के पास तो बंदूकें तक नहीं थी। जब कोई फौजी शहीद हो जाता तो दूसरा फौजी उस बंदूक को उठा के आगे की लड़ाई लड़ता। असला, बारूद, राशन पानी सब खत्म हो गया था। पेड़ के पत्ते घास खा के जवानों ने लड़ी ये लड़ाई। चाइना के 80,000 सैनिकों के सामने भारत के बस 10,000 सैनिक। अब ये सब सुन के आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर जब इसका कारण जानेंगे तो आपको और गुस्सा आएगा। ये सब हमारे प्यारे चाचा नेहरू की सोच के कारण हुआ। जी हाँ, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से। नेहरू का तो यहाँ तक कहना था कि भारत को आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है, भारत के लिए पुलिस ही बहुत है। हमने अहिंसा के मार्ग पे चल के आज़ादी ली है, हम अहिंसावादी हैं, हमसे कोई क्यों लड़ेगा। वो शायद ये भूल गए थे कि कमज़ोरों का कोई दोस्त नहीं होता। वो हिंदी चीनी भाई भाई का गाना गाने में इतना मगन थे कि उन्होंने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि चाइना हमारे ऊपर वॉर कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि देश में किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी। 1959 में सेना प्रमुख जनरल के.एस. मिथैया ने उस समय के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को ये बात साफ साफ बताई थी कि चाइना हमारे ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, चाइना इसकी तैयारी कर रहा है, भारत को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। हमें हथियार और सेना दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। भारत में हथियार और सेना दोनों की कमी है। पर मेनन हर बात को अनसुना कर देते थे। ना सेना की ट्रेनिंग करी जा रही थी, ना रक्षा बजट बढ़ाया जा रहा था। उधर नेहरू मेनन की हर बात को मानते थे, वो इनकी किसी भी बात को काटते नहीं थे। नेहरू का तो यहाँ तक कहना था कि भारत को रक्षा बजट की ज़रूरत ही नहीं है। पर यह बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हुई। जनरल के.एस. मिथैया ने फिर सीधे नेहरू जी से मुलाकात की और उनको सारा मामला बताया। पर यह सब सुनने के बाद भी नेहरू जी ने उनको फटकार लगाई और कहा कि उन्हें प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल ये है कि कोई भी जनरल पहले अपने रक्षा मंत्री से बात करेगा और वो चीज़ें रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के पास लेके आएगा। वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिलके बात नहीं कर सकता। और नेहरू इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि चाइना इंडिया के ऊपर हमला कर सकता है। उनका तो हिंदी चीनी भाई भाई वाला राग चालू हो जाता था। वो तो चाइना के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इस रुख को देखते हुए जनरल के.एस. मिथैया बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। 20 अक्टूबर 1962 चाइना ने लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर दोनों जगह एक साथ हमला शुरू कर दिया। युद्ध की शुरुआत मैकमोहन लाइन को क्रॉस करने से हुई। चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। वो कहता है ये हमारा एरिया है और भारत हमें हमारे एरिया में आने से रोकता है। अब आप कहेंगे ये मैकमोहन लाइन क्या है? तो 1940 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में एक समझौता हुआ था बॉर्डर को लेके, जिसके बाद एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की गई थी। इस बॉर्डर लाइन को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसे हेनरी मैकमोहन ने बनाया था और 1914 शिमला कन्वेंशन पे इस पे दस्तखत किए गए थे। पर चाइना ने 1959 पे तिब्बत पे कब्जा कर लिया था और वो कहता है वो किसी भी मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और वो बॉर्डर क्रॉस करके लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और असम इसमें अंदर तक आ गया। चाइना ने लद्दाख में रिजेंगला और नॉर्थ ईस्ट में तेजांग पे अवैध कब्जा कर लिया। फिर 21 नवंबर 1962 को चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा की। पर मुद्दे की बात यह है कि चाइना ने भारत पे हमला किया ही क्यों? जब इतना हिंदू चीनी भाई भाई चल रहा था तो चाइना को इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण, जब तिब्बत पे चाइना ने हमला किया था तो दलाई लामा को भारत ने शरण दी थी, जिससे चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं दूसरा कारण राजनीतिक मंशा थी। माओ त्से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन की असफलता के बाद सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी पे फिर से अपना नियंत्रण कायम करने के लिए भारत पे युद्ध किया। तो अब बात यह आती है कि भारत इतनी बुरी तरीके से हार कैसे गया और इस राजनीतिक विफलता का कारण क्या था? तो ये युद्ध बहुत ठंडे इलाके में हुआ, खून जमा देने वाले ठंड में, और भारत के पास साजो सामान की कमी थी और हथियारों की भी। युद्ध क्षेत्र में भारत की तरफ से सिर्फ 2 टुकड़ियां तैनात की गई थी और चाइना की 3 रेजिमेंट वहां पे तैनात थी और भारत की तरफ से एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, या ऐसा कहें कि हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उसका इस्तेमाल नहीं करने दिया। वहीं चाइना ने भारत की टेलीफोन लाइनें भी काट दी, जिससे भारतीय सैनिक अपने मुख्यालय में कांटेक्ट नहीं कर पाए। वहीं चाइना के 80,000 सैनिकों के सामने भारत के सिर्फ 10,000 सैनिक थे। उस पर भारत में 2 सबसे ज़्यादा अक्षम लोग रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे और वो किसी तरीके का कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भी गद्दारों की कमी नहीं थी।
वामपंथी ग्रुप इस बात की खुशी मना रहा था कि चाइना ने भारत पे हमला कर दिया है। चाइना अगर भारत पे कब्जा कर लेगा तो भारत में भी लेफ्ट का शासन हो जाएगा। ये सुन के आपको हैरानी होगी, पर देश को खतरा सिर्फ देश के बाहर से ही नहीं था। देश तोड़ने वाले तो देश के अंदर ही घुस के बैठे हुए। बिल्कुल आज की तरह देश विरोधी लोग देश विरोधी गतिविधियों का सपोर्ट करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेक्युलरिज्म के नाम पे क्या गेम खेला जा रहा है ये तो सबको पता है। सेना का पूरी तरीके से तैयार ना होने का दोष रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के ऊपर आया, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हार का कारण जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद लेफ्टिनेंट जनरल हेडरसन बुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर पीएस भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों अधिकारियों ने जांच की रिपोर्ट में भारत की हार के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बताया था। इस रिपोर्ट को भारत सरकार आज भी गुप्त मानती है और इसे गुप्त रखा गया है। इतिहास के हवाले से कई दावे ऐसे भी हैं जहां जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी और अपनी जगह ये स्थान चीन को दे दिया। जी, मैं उसी यूएन मेंबरशिप की बात कर रहा हूं जिसके लिए आज इंडिया इतना परेशान है। पर जो नेहरू ने नहीं दिया वो है इस्तीफा, क्योंकि गद्दी बहुत प्यारी थी नेहरू को। देश जाए भाड़ में। पर आज भी हमें इतिहास के नाम पे गांधी नेहरू का गुणगान ही सुनाया जाता है। सच तो इस तरीके से तोड़ मोड़ दिया गया है कि अब उसमें सच बचा ही नहीं है। आपको क्या लगता है, कौन जिम्मेदार है 1962 की हार का? कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।